भाई हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, स्पेशल लैटिट्यूडनल जोन या स्पेशल लैटिट्यूड्स की बात हो रही थी। ओके, क्या कमेंट है? ओके, स्पेशल लैटिट्यूड्स की बात हो रही है, विशिष्ट अक्षांश की बात हो रही है। और हम लोगों ने इससे पहले वाले क्लास में ये देखा था कि कौन कौन से स्पेशल लैटिट्यूड्स हैं। तो हम चाहेंगे कि पहले जो कुछ भी अभी डिस्कस किया गया है, तो उसमें जो एक फाइंड आउट करके हम लोगों ने कंक्लूड किया था कि ये निष्कर्ष है, तो उसको आप कहीं उसको नोट कर लें और उसको एक बेसिस मानकर और उसी से आगे हम लोग को अब आगे की तरफ कंटिन्यू करना है। जो अब तक हम लोग ने देखा उसमें ये नोट करने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं, उसको नोट कर सकते हैं। नोट करना है आपको कि जो लैटिट्यूड्स होते हैं या जितने अक्षांश रेखाएं या अक्षांश वृत्त होती हैं हमारे ग्लोब पर, तो उनमें नोट करने वाली जो बात है, उनमें 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ यानी 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण, ये दो केवल लैटिट्यूड्स या केवल अक्षांश होते हैं, क्योंकि ये बिंदु के रूप में होते हैं। ये किसी अक्षांश रेखा या अक्षांश वृत्त का निर्माण नहीं करते। दूसरा पॉइंट, इसके अतिरिक्त जितने भी ग्लोब पर बनेंगे अक्षांश रेखाएं या अक्षांश वृत्त बनेंगी, ये सभी के सभी अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार होंगी, सर्कुलर होंगी, सर्किल में होंगी, यानी ये गोल होंगी, वृत्त के जैसा होंगी, ये वृत्त का निर्माण करेंगे ग्लोब पर। तीसरा पॉइंट कि इन वृत्तों में सबसे बड़ी वृत्त, जिसको हम ग्रेट सर्किल कहते हैं, तो सबसे बड़ी वृत्त विषुवत वृत्त होगी, इक्वेटर होगा या विषुवत वृत्त होगी। ओके, तो ये एक तीसरा पॉइंट हो गया। अगला नेक्स्ट पॉइंट जो होगा कि इन वृत्तों में नॉर्थ हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध में जितने वृत्त बनेंगे किसी एक निश्चित अंतराल पर यानी इंटरवल पर, जस्ट साउथ हेमिस्फीयर में भी, दक्षिणी गोलार्ध में भी उतने ही वृत्तों की संख्या होगी, उतने ही वृत्तों की संख्या होगी उसी अंतराल पर। अगला पॉइंट कि एक किसी निश्चित अंतराल पर यदि वृत्तों का निर्माण किया जाता है, अक्षांश वृत्तों का निर्माण किया जाता है, तो उन अक्षांश वृत्तों में पृथ्वी पर सभी अक्षांश वृत्त जो वृत्त बनाएंगे वो सभी एक पेयर में होंगी, जोड़ी में होंगी, यानी दो दो बनेंगी। उसमें से एक स्थित होगी उत्तरी गोलार्ध में और एक स्थित होगी दक्षिणी गोलार्ध में। लेकिन एक ऐसी वृत्त होगी जो सिंगल होगी, अकेले होगी, वो पेयर में नहीं होगी, जोड़ी में नहीं होगी। और वो कौन सी होगी? ये विषुवत वृत्त होगी। ओके, इतनी बातें हम लोगों ने यहां से किया। अब अगली बात इसमें होगी, अगला पॉइंट होगा नोट करने वाला कि सभी वृत्त, सभी अक्षांश वृत्त, सारे लैटिट्यूडनल ये जो पैरेलल वो है वृत्त है, सर्किल्स हैं, ये सभी करीब हो सकते हैं एक दूसरे के अगर इंटरवल कम किया जाएगा तो, लेकिन कभी एक दूसरे को काट नहीं सकते बल्कि समानांतर होते हैं। इसीलिए सभी अक्षांश वृत्तों को एक अलग नाम से जाना जाता है और वो नाम क्या होता है? वो नाम होता है पैरेलल, यानी सभी पैरेलल्स कहलाते हैं। ओके, तो पैरेलल इनकी विशेषता के आधार पर ये नाम इनको ये दिया गया। अगली बात, जो ग्रेट सर्किल की बात में संदर्भ में कहा गया था कि ग्रेट सर्किल के सहारे पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटा जाता है और एक भाग, उत्तरी भाग, इनका उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और उसी तरह से दक्षिणी भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। अगली बात, अगर आपसे कोई पूछेगा कि 1 डिग्री के इंटरवल पर हमारे वृत्तों की संख्या, यानी जो वृत्त, जब मैं बोल रहा हूं तो अक्षांश वृत्तों की संख्या की बात हो रही है, तो हमारे जितने पैरेलल्स हैं या अक्षांश वृत्त हैं, इन अक्षांश वृत्तों की संख्या 1 डिग्री के इंटरवल पर कितनी होती है, तो वो हम लोगों ने उस दिन कैलकुलेट करके देखा भी था और आप लोग को नोट करना है कितनी होती है।
तो पूरे पृथ्वी पर जब कहा जाएगा तो पृथ्वी पर कितनी होगी, तो इधर वाला आपको याद होगा, इधर वाला था 79 यानी 89 सॉरी 89 89 और इधर भी 89 89 और प्लस 1 डिग्री, ये जो इक्वेटर वाला था इसको मिला देंगे तो उतनी संख्या हो जाएगी। जब कहा जाएगा कि केवल उत्तरी गोलार्ध या केवल दक्षिणी गोलार्ध में वृत्तों की संख्या बताइए, अक्षांश वृत्तों की संख्या बताइए, तो जब केवल उत्तरी गोलार्ध या केवल दक्षिणी गोलार्ध कहेगा तो अगला पॉइंट ये नोट कर लीजिए कि किसी एक उत्तरी गोलार्ध अथवा दक्षिणी गोलार्ध में 1 डिग्री के इंटरवल पर वृत्तों की संख्या कितनी होगी, अक्षांश वृत्तों की संख्या कितनी होगी, तो वो कितना होगा, तो वो होगा 89। यानी विषुवत रेखा को छोड़ देना है, इसलिए छोड़ देना है क्योंकि इक्वेटर न नॉर्थ हेमिस्फीयर में आता है न साउथ हेमिस्फीयर में आता है, उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध में ये नहीं आता। तो इस तरह से इनकी संख्या आप यहां पर कर लेंगे। अगली बात, अब इस पर हम लोग बात करने वाले होंगे, अभी जब आकृति पढ़ेंगे पृथ्वी की तो यहां पर हम लोग बात करेंगे कि इन अक्षांश वृत्तों का, ये जो अक्षांश वृत्त है तो इन अक्षांश वृत्तों के मध्य की जो दूरी होगी वो क्या होगी। अब यहां इस बात को यहां भी नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए इसको। अगर पृथ्वी स्फीयर है, गुलाब है, ये जो हमारा मॉडल है ना, ये ग्लोब, ये गुलाब है, तो अगर ये गुलाब है तो इसको आपको नोट कर लेना है कि गुलाब पृथ्वी पर हमेशा ही जो ग्लोब है, जो अर्थ का रिप्रेजेंटेटिव है, इसका प्रतिनिधि है ये ग्लोब, तो ग्लोब अर्थ का प्रतिनिधि के तौर पर हम लोग पढ़ने के लिए, यहां पर समझने के लिए व्यवहार में जरूर इसका उपयोग करते हैं, लेकिन इसकी आकृति और पृथ्वी की आकृति में बहुत बड़ा अंतर है। ये स्फीयर का या ये गुलाब का एक उसी की एक प्रतिकृति है, उसी का एक मॉडल है। और गुलाब पृथ्वी पर स्फेरिकल अर्थ पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी अगर किसी एक इंटरवल पर खींची गई है तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी विषुवत रेखा से लेकर और ध्रुवों तक जब हम जाते हैं तो ये लगभग बराबर होती है। लेकिन जब हम पृथ्वी की आकृति को एलिप्सॉइडल अर्थ है ना मानते हैं, एलिप्सॉइडल का मतलब ये हुआ कि पृथ्वी ध्रुवों से विषुवत रेखा से, आगे चल के इसको चैप्टर में पढ़ेंगे और समझेंगे, यहां केवल नोट करने के लिए आपको बता रहे हैं। यानी पृथ्वी की जो ध्रुवीय त्रिज्या है और विषुवतीय त्रिज्या है, इन दोनों में अंतर है। ध्रुवीय त्रिज्या कम है और विषुवतीय त्रिज्या अधिक है, यानी पोलर रेडियस कम है और इक्वेटोरियल रेडियस अधिक है। तो ऐसी कंडीशन में इसकी आकृति को कहा जाता है एलिप्सॉइड कहा जाता है, ठीक है। और इस एलिप्सॉइड पर अक्षांश वृत्तों के मध्य की दूरी में परिवर्तन हो जाता है और ये परिवर्तन ऐसा होता है कि न्यूनतम दूरी विषुवत रेखा के करीब पाई जाती है और जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से पोल की तरफ बढ़ते हैं, चाहे उत्तर की तरफ बढ़े चाहे दक्षिण की तरफ बढ़े, तो उनके मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। अर्थात 1 डिग्री के इंटरवल पर अधिकतम या मैक्सिमम जो डिस्टेंस पाया जाता है ये 90 डिग्री अक्षांश और 89 डिग्री अक्षांश वृत्त के मध्य पाई जाती है। इसको नोट कर लेना, ओके। तो ये इतनी बातें हम लोग ने अक्षांश वृत्तों के संदर्भ में यहां कहीं नोट करना है। अब आप हेडिंग दे दीजिएगा और वहां कर लीजिएगा स्पेशल लैटिट्यूड्स, विशिष्ट अक्षांश या विशिष्ट अक्षांश ऑब्लिक करके विशिष्ट अक्षांश वृत्त। अब स्पेशल लैटिट्यूडनल सर्किल्स कौन कौन से हैं, तो यहां पर ले लीजिए। पृथ्वी पर सूर्य और पृथ्वी के बीच संबंधों को आधार बनाकर यहां कुछ विशिष्ट अक्षांश वृत्तों को यहां पर निर्मित किया गया है। निर्मित किया क्या गया है, यहां पर उनकी पहचान की गई है, उनको आइडेंटिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सन एंड अर्थ। अब कैसे वो कौन कौन सी ये विशिष्ट अक्षांश वृत्त हैं, उन्हीं को यहां पर हम लोग को नोट डाउन करना है। तो पहला उसमें पॉइंट आपका बनेगा कि विशिष्ट अक्षांश वृत्तों के निर्माण का आधार क्या है। व्हाट आर द फंडामेंटल बेसिस फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ स्पेशल लैटिट्यूड्स ऑन द अर्थ। विशिष्ट अक्षांश वृत्तों का निर्माण का आधार क्या है,
तो यहाँ पर विशिष्ट अक्षांश वृत्तों के निर्माण के आधार में 1, 2, 3 पॉइंट आप नोट करेंगे। इस पर क्वेश्चन हम लोगों ने किया भी था, और वो कौन कौन से पॉइंट होंगे तो वहां आपको नोट करना है। ये आधार है। नंबर 1, पहला, पृथ्वी की घूर्णन गति, रोटेशनल कैरेक्टर ऑफ द अर्थ। सेकेंड पॉइंट आपको नोट करना है। सेकेंड पॉइंट क्या होगा कि पृथ्वी का ऑर्बिटल मूवमेंट ऑफ द अर्थ, यानी सन के अराउंड, सूर्य के चतुर्दिक पृथ्वी की कक्षीय गति। और थर्ड पॉइंट आपको करना है एक्सियल टिल्टिंग ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी का अक्षीय झुकाव। अब 3 बातें हो गई। पहली बात कि पृथ्वी, क्रम चाहे जो भी आप दे सकते हैं, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव एक हमने बोला है। दूसरा बोला है पृथ्वी की घूर्णन गति, रोटेशनल जो मोशन है उसकी बात किया है। और तीसरी बात हमने बोला है कि पृथ्वी सूर्य के चतुर्दिक घूमती है, यानी वर्ष में एक पूरी परिक्रमा करती है, जिस पूरे टाइम ड्यूरेशन को हम लोग एक ईयर या एक वर्ष कहते हैं। तो ये बात आपको यहां पर करनी है। तो ये क्या हो गया, ये आधार हो गए, बेसिस हो गए, और इन्हीं के आधार पर हम स्पेशल लैटिट्यूड यहां पर निर्मित किए हैं, निर्धारित हुआ है। और वो कौन कौन से स्पेशल लैटिट्यूड्स और लैटिट्यूडनल सर्किल्स हैं, तो उनमें अब आपको नोट करना है। पहला, फर्स्ट, इक्वेटर यानी विषुववृत्त, ये पहला हो गया स्पेशल लैटिट्यूड से। क्या इसकी स्पेशलिटी होती है, तो इसकी विशेषता में आप नोट कर सकते हैं। वहां पर इसकी विशेषता में होता है कि इक्वेटर पर वर्ष भर दिन रात बराबर होता है। नोट करते जाइएगा, वर्ष भर दिन रात का जो टाइम ड्यूरेशन है, डे नाइट ड्यूरेशन ऑन द इक्वेटर, ये क्या होता है, इक्वल, बराबर होता है वर्ष भर। दूसरी बात, यहां पर सूर्य के किरणों का आपतन कोण, सूर्य के किरणों का आपतन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द सनशाइन कितना होता है, तो पूरे वर्ष में यहां पर होगा, कितना होगा, तो ये होगा मैक्सिमम 90 डिग्री और मिनिमम 66.5 डिग्री। अधिकतम 90 डिग्री और न्यूनतम होगा 66.5 डिग्री। ये इनकी विशेषता हो गई। ओके, दूसरा और तीसरा, ये जो स्पेशल लैटिट्यूड्स हैं वो थे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क वृत्त, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर वृत्त। यानी उत्तरी गोलार्ध में कर्क वृत्त, उसकी अक्षांशीय वैल्यू कितनी है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश उसकी, यानी नॉर्थ लैटिट्यूड उसका नाम है। 23.5 डिग्री यानी 23 डिग्री 30 मिनट उसका क्या है, तो लैटिट्यूडनल वैल्यू है। ओके, और दक्षिण में कौन है, तो साउथ हेमिस्फीयर में एक दूसरा लैटिट्यूड बना हुआ है, ये भी स्पेशल लैटिट्यूड है, और इनका भी निर्माण हुआ उन्हीं 3 के आधार पर। वो कौन है, तो यहां पर आपको नोट करना है, साउथ में, दक्षिण में मकर रेखा जिसको बोलते हैं, मकर वृत्त इसको बोलते हैं, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसकी भी वैल्यू कितनी होगी, इसकी भी वैल्यू लैटिट्यूडनल वैल्यू होगी 23.5 डिग्री यानी 23.5 डिग्री, लेकिन ये साउथ में है इसलिए इसको साउथ लैटिट्यूड, ये इसकी लैटिट्यूडनल वैल्यू हो गई। तो ये 3 आपने नोट कर लिया। अब यहां पर अब इनके विषय में इनकी विशेषता नोट करनी है। यहां पर जो नॉर्थ और साउथ दोनों लैटिट्यूड, तो पहले हम नॉर्थ लैटिट्यूड यानी कर्क रेखा के विषय में हम लोग यहां पर बात करेंगे। ये कर्क रेखा, यहां पर क्या होता है, तो मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ सनशाइन यानी सूर्य के किरणों का अधिकतम आपतन कोण 90 डिग्री, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा 21 जून को, 21 जून को। और न्यूनतम कितना होता है, तो यहां न्यूनतम होता है 43 डिग्री 43 डिग्री। ये कब होगा, तो 22 दिसंबर को। ओके, ये हो गया, यानी इतना वेरिएशन होता है 90 डिग्री से 43 डिग्री के मध्य। यहां दक्षिण में आ जाइए, साउथ में,
तो दक्षिण में है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर वृत्त। अब मकर वृत्त की स्थिति क्या है, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम वही होगा, कितना होगा तो 90 डिग्री टू 43 डिग्री, यानी अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा 90 डिग्री, लेकिन डेट वहां ब्रैकेट में लिख दीजिए। 90 डिग्री कब होगा तो ये होगा 22 दिसंबर को, 22 ऑफ दिसंबर। ओके, मिनिमम कितना होगा तो 43 डिग्री, ये कब होगा 21 ऑफ जून। यानी इनका जब मैक्सिमम हो रहा है तो उनका मिनिमम हो रहा है, और जब इनका मैक्सिमम होगा तो इनका मिनिमम होगा। ओके, तो ये बातें हो गई, ये स्पेशल लैटिट्यूड्स की बात हो गई। अब एक और स्पेशल लैटिट्यूड अगला लिखिए, और वो लिखिए टॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न की तरह ही आपको लिखना है अगली संख्या, और वो कौन सी होगी तो वो स्पेशल लैटिट्यूडनल सर्किल, नाम लिखिए आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक वृत्त। अब आर्कटिक वृत्त के विषय में क्या लिखना है तो उसकी वैल्यू लिखिए और उसके निर्धारण का आधार लिखिए। कब ये निर्धारित हुई है तो वहां लिखिए निर्धारण का समय, और निर्धारण का आधार तो मालूम है कि सूर्य की किरणों का कोण है। निर्धारण का समय क्या है तो ये 22 दिसंबर, 22 ऑफ दिसंबर को आधार बनाकर उस दिन ये निर्धारित की गई है। ओके, अगली विशेषता इसमें क्या होगी, यहां पर अगली विशेषता आपको करनी है कि तो 22 दिसंबर हो गई, ठीक है ना, कि इसकी वैल्यू क्या है तो वैल्यू आपको लिखनी है 66.5 डिग्री नॉर्थ। आर्कटिक सर्किल की बात हो रही है, आर्कटिक वृत्त इसका नाम हो जाएगा। 22 दिसंबर को इसका निर्धारण हुआ है, सूर्य की किरणें वहां तक ही जाती हैं 22 दिसंबर को, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई तो 66.5 यानी 66.5 डिग्री या 66 डिग्री एंड 30 मिनट, ये इसका हो गया। उसी तरह से अंटार्कटिक वृत्त अगला पॉइंट हो जाएगा स्पेशल लैटिट्यूड्स में, अंटार्कटिक सर्किल। अंटार्कटिक सर्किल का जो निर्धारण का समय है वो 21 ऑफ जून, यानी जब कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है 90 डिग्री के एंगल से, तब इसका निर्धारण होता है 21 ऑफ जून को। ओके, और यहां पर इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होगी तो 66.5 डिग्री इसकी वैल्यू होगी, ये लैटिट्यूडनल वैल्यू होगी, अक्षांशीय इसका मूल्य होगा। और ये जो वैल्यू है ये किस दिन बना तो आपने नोट कर लिया, उसको 21 जून को निर्धारित किया गया। ये बात हो गई, ठीक है। अब आपकी कुल टोटल कितने लैटिट्यूडनल वैल्यू में लैटिट्यूडनल सर्किल बने स्पेशल लैटिट्यूड्स वाले, तो आपने देखा इक्वेटर 1 बना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 बना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 3 बना, और आर्कटिक सर्किल 4 हुआ, और 5वां हो गया अंटार्कटिक सर्किल। लेकिन 2 सर्किल नहीं है लेकिन स्पेशल लैटिट्यूड्स हैं, और वो कौन से हैं तो उनको नोट कर लीजिए। स्पेशल लैटिट्यूड्स में सर्किल नहीं है लेकिन विशिष्ट अक्षांश हैं, और वो कौन से हैं तो 90 डिग्री नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ पोल। तो 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिणी, ये जो अक्षांश हैं ये स्पेशल लैटिट्यूड्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्पेशल लैटिट्यूड कितना हो गए, ये 5 हो गया। एंड द टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स, ओनली लैटिट्यूड, ये कितने हो गए 2 हो गए, है ना, 2, फर्स्ट और सेकंड दोनों पोल। अब टोटल ये लैटिट्यूड्स और स्पेशल लैटिट्यूड दोनों मिला लेंगे, लैटिट्यूडनल सर्किल और ये लैटिट्यूड्स, तो कितने हो जाएंगे तो 5 और 2 7 हो गए। ओके, इसके बाद मैंने आपसे कहा था तो वो अब नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए जोन्स। मैंने बताया था कि जब किसी अक्षांश वृत्त और दूसरे अक्षांश वृत्त के स्थान या क्षेत्रफल की बात होती है तो उसको कहा जाता है मेखला या जोन। यानी जोन क्या है तो जोन इज द रीजन विच इज एक्सटेंडेड बिटवीन द वन एंड अनदर लैटिट्यूड, एक और दूसरे लैटिट्यूडनल सर्किल के बीच में स्थित जो क्षेत्रफल होता है उसका नाम क्या है, मेखला या इंग्लिश में जोन। अब जोन किसको क्या कहा जाता है अब वो समझिए। तो फर्स्ट जोन लिखिए, फर्स्ट जोन जो आपको मिलेगा वो एक जोन मिलेगा ट्रॉपिकल जोन, उष्ण कटिबंध। पहला लिखिए उष्ण कटिबंध। अब उष्ण कटिबंध की क्या विशेषता हो गई, डैश देकर लिख दीजिए। उष्ण कटिबंध की विशेषता हो गई
कि दो ट्रॉपिक्स यानी ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा या कर्क वृत्त और मकर रेखा या मकर वृत्त के मध्य स्थित संपूर्ण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंध। ये उष्णकटिबंध हो गया। विशेषता वहां लिख लीजिएगा। विशेषता इसकी क्या हो गई? तो विशेषता इसकी हो गई कि इस संपूर्ण क्षेत्र में वर्ष भर, यहां पर वर्ष भर ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन ऊर्जा कभी भी 43 से कम नहीं होती है। 90 to 40 डिग्री सूर्य के आपतन कोण के साथ यहां उष्मा प्राप्त होती है। इसलिए यहां पर यूनिट एरिया, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर प्राप्त होने वाली उष्मा की मात्रा यहां अधिकतम होती है, जितने मेखला हम लोग बात करेंगे उसमें सबसे। और इसीलिए यहां तापमान बढ़ने के अवसर ज्यादा है। अब बनता है कि नहीं बनता है वो बातें बाद में होगी, क्योंकि टेम्परेचर, तापमान और उष्मा के बीच में अंतर होता। हम लोग बात कर रहे हैं मैक्सिमम यहां पर क्या होता है, तो यहां सनशाइन होता है, मैक्सिमम एंगल से होता है। तो ये बातें आपको यहां नोट कर लेनी है। ओके, तो उष्णकटिबंध हो गए आप। और यहां पर इस विषुवत रेखा को, विषुवत रेखा से उत्तर और विषुवत रेखा के दक्षिण में दोनों तरफ इसका, दोनों गोलार्धों में इसका विस्तार है। ये दूसरा पॉइंट बना दीजिए। विषुवत रेखा से उत्तर, विषुवत रेखा से दक्षिण, दोनों गोलार्धों में इसका विस्तार है। ये उष्णकटिबंध हो गया। ओके, हॉटनेस के बेसिस पर ही इसका नाम रखा गया है उष्ण। ये अगली विशेषता आप लिख लीजिए। ओके, अब इसी में उष्णकटिबंध में ही एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो पूछा जाता है जो विषुवत रेखा है इसको लेकर। उष्णकटिबंध में ही जो विषुवत रेखा और उसके थोड़े से आसपास के जो क्षेत्र हैं, उनके लिए एक भूमध्य रेखीय मेखला का नाम दिया जाता है। एक्चुअल में ये मेखला होना नहीं चाहिए, लेकिन यहां पर वो कंडीशन एक्सटेंड करके नॉर्थ और साउथ हो जाती है, विषुवत रेखा से थोड़ा सा उत्तर, विषुवत रेखा से थोड़ा सा नीचे। इसलिए इस इक्वेटर यानी विषुवत रेखा, नाम लिख दीजिए पहले, भूमध्य रेखीय मेखला यानी इक्वेटोरियल जोन। और इक्वेटोरियल जोन में क्या हो गया? इक्वेटर प्लस नॉर्थ में थोड़ी सी दूरी और प्लस साउथ में थोड़ी सी दूरी, और इस तरह से इसको बोलेंगे इक्वेटोरियल जोन। अब यहां क्या होगा? तो वर्ष भर दिन रात की अवधि बराबर होती है। इक्वल लेंथ ऑफ डे नाइट टाइम ड्यूरेशन यहां पर पाया जाता है। ये हो गई इनकी विशेषता। ओके, 90 डिग्री से आपने देखा कि अधिकतम सूर्यातप यहां पर प्राप्त होता है, और मिनिमम कितना होता है? 66.5 डिग्री। तो ये तो आपने देखा ही। तो ये मेखला में ये बातें आ गई, यानी भूमध्य रेखा या भूमध्य मेखला या विषुवतीय मेखला, ये उष्णकटिबंध का ही भाग है। ये आपको नोट कर लेना है, कहीं उष्णकटिबंध में ही स्थित है। ओके, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। अब आ जाइए दूसरी बात, आर्कटिक सर्किल, उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक सर्किल और उत्तरी गोलार्ध में ही कर्क रेखा या कर्क वृत्त के मध्य स्थित क्षेत्र, ये भी एक मेखला है। अब इसका नाम लिख लीजिए वहां पर शीतोष्ण कटिबंध, टेम्परेट जोन। और तब लिखिए टेम्परेट जोन का एक्सटेंशन कहां से कहां तक है? तो शीतोष्ण कटिबंध का एक्सटेंशन कहां से है? तो आर्कटिक सर्किल और कर्क रेखा के बीच का जो भाग हुआ, ये पार्ट हुआ, इसका नाम है शीतोष्ण कटिबंध, टेम्परेट जोन। ओके, अब इनकी क्या विशेषता है? वर्ष भर सूर्यातप प्राप्त होगा, पहली विशेषता। कभी भी वर्ष के किसी भी दिन, कोई भी समय ऐसा नहीं होगा जब इसको सूर्य से प्राप्त ना हो ऊर्जा। ओके, यहां पर होगा। और यहां पर दक्षिण में लिखिए, दक्षिण में लिखिए, दक्षिणी गोलार्ध में यहां पर आपको लिखना है मकर वृत्त और अंटार्कटिक सर्किल के मध्य इसका विस्तार है, और इसका भी नाम होगा शीतोष्ण कटिबंधीय मेखला, टेम्परेट जोन। और उत्तर वाले की जैसे ही इसकी भी विशेषता होगी, उत्तर वाले की जैसे ही इसकी भी विशेषता होगी। और ये क्या विशेषता होगी? तो यहां पर भी कभी भी वर्ष के किसी भी दिन, किसी भी समय के लिए ऐसा नहीं होता कि उस पूरे 24 आवर के टाइम ड्यूरेशन में इसको सूर्य के दर्शन ना हो, यानी सूर्यातप प्राप्त ना हो। प्रत्येक समय इसको सूर्यातप प्राप्त होगा। ओके, ये बातें हो गई।
अब अगला जो जोन हो गया वो हो गया आर्कटिक सर्किल और नॉर्थ पोल के बीच वाला भाग, इसको करिए पोलर जोन, ध्रुवीय मेखला। विस्तार कहां से हो गया? ध्रुवीय प्रदेश का। तो ध्रुवीय प्रदेश या ध्रुवीय मेखला का विस्तार हो गया आर्कटिक सर्किल और यहां पर नॉर्थ पोल यानी 90 डिग्री की उत्तरी अक्षांश जो नॉर्थ पोल है। ओके, अब ये जो बन गया, ये इसकी विशेषता क्या होगी? तो वर्ष के, ध्यान में रखिएगा, वर्ष के एक निर्धारित समय तक ही इनको सूर्यातप यानी सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होगी और कुछ समय के लिए यहां सूर्य की प्राप्ति नहीं होगी, यानी वर्ष भर यहां पर सूर्य की प्राप्ति नहीं होगी, कुछ समय होगी और कुछ समय नहीं होगी। ओके, अभी हम लोग आगे चलकर इस पर बात करेंगे कि कितने समय होगी कितने समय नहीं होगी। ओके, यहां इस बात को समझना। उसी तरह से अगली मेखला लिखिए दक्षिण में, और इसका भी नाम होगा ध्रुवीय मेखला। ध्रुवीय मेखला पोलर जोन ये भी होगी, और इसका एक्सटेंशन होगा साउथ में स्थित ये अंटार्कटिक सर्किल या अंटार्कटिक ब्रीफ और 90 डिग्री स्थित ये जो पोल हुआ, ध्रुव हुआ, इसके मध्य इसका विस्तार हो गया। यहां पर क्या स्थिति होगी? यहां पर भी स्थिति यही होगी कि वर्ष भर यहां सूर्यातप की प्राप्ति नहीं होगी, अर्थात वर्ष के कुछ समय इनको सूर्यातप की प्राप्ति होगी और कुछ समय इनको प्राप्ति नहीं होगी। ओके, ये बात क्लियर हो गई। तो ये हमारी कुछ मेखलाएं हो गई। ओके, अब अगला पॉइंट लिखिए कि इन मेखलाओं के निर्माण का जो आधार है वो क्या है? स्पेशल लैटिट्यूड्स है। और स्पेशल लैटिट्यूड्स के निर्माण का आधार क्या है? तो वहां पर हम लोगों ने देखा था कि 3 कारक हैं, जिसमें से एक पृथ्वी की घूर्णन गति, एक पृथ्वी के अक्ष का झुकाव और एक पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर वर्ष भर परिक्रमा करना। इनमें से पृथ्वी की घूर्णन गति कंटिन्यूस है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ वर्ष भर परिक्रमा कर रही है, ये बातें सही हैं। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि यदि पृथ्वी के अक्ष में झुकाव या अक्षीय झुकाव के कोण में परिवर्तन होता है, तो इन मेखलाओं के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है या इन स्पेशल लैटिट्यूड्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? इसमें कल हम लोगों ने, यानी इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। ओके, तो अभी जो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं, यहां पर वही प्रभाव यहां पर हम लोग समझने जा रहे हैं कि क्या प्रभाव होगा यदि इसके जो झुकाव के कोण में कोई परिवर्तन आता है। तो यहां पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तो यहां देखिए, अभी हम लोग ने बात किया हुआ है कि अगर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव मान लीजिए पृथ्वी के अक्ष का झुकाव अभी हम शून्य रखे हैं, कोई झुकाव नहीं रखे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने बात किया कि क्या क्या हुआ। ये अक्ष के झुकाव के लिए हमने एक एक्सिस यहां पर बना दिया, बाकी हम यहां पर काम कर दे रहे हैं। ये हो गया इक्वेटर यानी विषुवत, और इस इक्वेटर के लिए हम यहाँ ई लिख दिए, और यहां पर हम ये बना दे रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, यहां लिख दे रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, और यहां बना दे रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के लिए TCN हमने लिख दिया। वक्र वृत्त यहां पर बना दिया जो रेखा के रूप में आपको यहां दिखाई दे रही है। यहां हमने बना दिया आर्कटिक सर्किल, ये हो गया आर्कटिक सर्किल के लिए, ये आर्कटिक और सर्किल लिख दिया। यहां इधर बना दिया अंटार्कटिक सर्किल, तो अंटार्कटिक सर्किल के लिए AN और T कर दिया अंटार्कटिक सर्किल।
ये स्थितियां क्लियर हो गई। अब यहां पे आपने देखा कि ये सब जोन बने हुए हैं। ये कौन सा जोन है? हाँ, ये उष्ण कटिबंध है, ट्रॉपिकल जोन। ये ट्रॉपिकल जोन है। अभी आपने सबके वैल्यू को भी नोट कर लिया है कि कौन कितने वैल्यू पर है, कौन कितने वैल्यू पर बना हुआ है, वो भी आपने नोट कर लिया है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। हम यहां लिख दे रहे हैं 23 डिग्री 30 मिनट। यहां लिख दे रहे हैं 23 डिग्री 30 मिनट। और ये कितना है? ये 0 डिग्री है, इक्वेटर, विषुवत रेखा। याद होगा, हम लोग पहले बात किए हैं ना, ये हो गई मकर वृत्त, और ये हो गया, क्या हो गया? कर्क वृत्त, है ना। यहां रेखा दिख रहा है, लेकिन ग्लोब पर क्या होगा? ये सर्किल होगा, वृत्त होगा। ओके, और ये पूरा जोन क्या हो गया? कर्क और मकर के बीच का ये क्या हो गया? उष्ण कटिबंध, ट्रॉपिकल जोन। दो ट्रॉपिक्स के बीच का है, इसलिए ट्रॉपिकल जोन। ओके, ये बात हो गई। अब ये क्या हुआ? ये वाला जोन हुआ ना, ये कौन सा जोन हो गया? अंटार्कटिक सर्किल और नॉर्थ पोल के बीच कौन सा जोन हो गया? पोलर जोन। तो इधर भी पोलर जोन हो गया, आर्कटिक सर्किल और नॉर्थ पोल के बीच पोलर जोन है कि नहीं? ये भी पोलर जोन हो गया, ध्रुवीय प्रदेश हो गया। इसका नाम क्या हो गया? ये वाला जो जोन बचा हुआ, इसका नाम क्या हो गया? ये जो खाली चिल्ला आपको, यानी ये हो गया टेम्परेट जोन, शीतोष्ण कटिबंध, जो अभी हम लोगों ने लिखा। अभी अभी वाला इसी पर है, पूरा बेस इसी क्वेश्चन पर है, इसी कंडीशन पर पूरा क्वेश्चन है। ये शीतोष्ण कटिबंध हो गया। शीतोष्ण ये भी हो गया, शीतोष्ण ये भी हो गया। ओके, और इसके लिए हम यहाँ पे न भी बनाएगा तो चलेगा, बिना सेट किए रहेगा तो जल्दी आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा कि आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। अब आपको ये बताना है ना। चलिए हम सेट कर लेते हैं इसके लिए, ये यूज कर लिया। ये बन रहा है उत्तरी गोलार्ध का शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। ये बन गया दक्षिणी गोलार्ध का शीतोष्ण कटिबंध। अब इसके लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि अब आपका प्रैक्टिकल शुरू हो गया। वैल्यू मैंने लिख दिया है, इसकी भी वैल्यू लिख देते हैं, कोई कंफ्यूजन ना हो। ये कितना है? 68 डिग्री 30 मिनट। ये भी कितना हो जाएगा? 66 डिग्री 30 मिनट। और ये तो मालूम है 90 डिग्री, ये भी क्लियर है। 90 डिग्री, दो 90 है, तो इसको नॉर्थ और इसको साउथ, ये साउथ हो गया और ये वाला नॉर्थ हो गया। उसी तरह से ये दोनों, ये नॉर्थ हो गए, ये भी नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। अब सारे ये जोन आपको क्लियर हो गए। ओके, आप लोगों को भी क्लियर हो गया, ये जोन की पोजीशन हो गई। ओके, पहला क्वेश्चन यहां पर यह बनता है कि यदि पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के कोण में, ध्यान से सोच के बताना है आप सभी को, मैं लिख दे रहा हूं, क्योंकि इसी पर, इसी प्रश्न के माध्यम से हम लोग पूरे इसके प्रभाव को समझेंगे। यदि पृथ्वी के अक्षीय, ये क्वेश्चन है, नोट करते चलिएगा सभी लोग। यदि पृथ्वी के अक्षीय झुकाव, जो आपको मालूम है कि अभी है 23.5 डिग्री, अक्षीय
झुकाव, यदि पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के कोण में 1 डिग्री की कमी हो जाती है, 1 डिग्री की कमी हो जाती है, तब 1 डिग्री की कमी हो जाएगी, तब मेखलाओं यानी जोन्स के संदर्भ में परिवर्तन से संबंधित सत्य कथन है। If the axial tilting of the earth were reduced up to 1 degree, then what will be impact on the zones of the earth? और यहां पर what is और are यहां कर सकते हैं आप the true statement regarding this condition, कौन से सही होंगे, और यहां मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। ए मैं आपको दे दे रहा हूं कि उष्ण कटिबंध का विस्तार, उष्ण कटिबंध का विस्तार हो जाएगा, बी शीतोष्ण कटिबंध का संकुचन हो जाएगा, सी ध्रुवीय मेखला का क्षेत्रफल, ध्रुवीय मेखला का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, और डी कर लीजिए शीतोष्ण कटिबंध का विस्तार, शीतोष्ण कटिबंध का विस्तार 4 डिग्री तक बढ़ जाएगा। अब यहां पे आपको ए बी सी डी में
ये ऑप्शन आपका है, और इसके बेसिस पर, क्योंकि इसी से बहुत सारी चीजें हम लोग समझ सकते हैं। तो यहां पर आप बताइएगा, उष्ण कटिबंध का विस्तार हो जाएगा, ट्रॉपिकल जोन विल बी एक्सटेंडेड, शीतोष्ण कटिबंध का संकुचन हो जाएगा, टेम्परेट जोन विल बी कंप्रेस्ड या श्रिंक कर जाएगा, ध्रुवीय मेखला का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, यानी पोलर जोन, द एरिया ऑफ द पोलर जोन विल एक्सटेंडेड, यानी बढ़ जाएगा। शीतोष्ण कटिबंध का विस्तार 4 डिग्री तक बढ़ जाएगा। टेम्परेट, द एक्सटेंशन ऑफ टेम्परेट जोन एक्सटेंडेड अप टू कितने डिग्री? 4 डिग्री। अब आपको इसमें से सही कौन सा है, ये आपको यहां बताना है। और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी बिल्कुल रेडी रहिए, सब लोग अपना आंसर आप रेडी रखिए, और वहां से भी हम देखते हैं कि इधर से भी आप लोग इसको रेडी रहिए और तुरंत बताइए कि इसका क्या हो सकता है। अच्छा, विपुल जुड़े हैं कि नहीं अभी? ओके, विपुल चलिए बताइए, विपुल बताएं, नहीं तो बताएं, और सभी लोग बताएं, है ना, कि क्या आंसर होगा, ए बी सी डी। और अगर बता दिए तो मैं समझ लूंगा कि इतनी चीजें क्लियर हैं। चाहे तो आप लोग को लग सकता है कि नहीं कोई और भी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो एक बना दें क्या? चलिए, ऐसा हो सकता है ना कि उपयुक्त में से, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, एबीसीडी में हो जाना चाहिए, लेकिन बना देते हैं प्रैक्टिस के लिए, केवल में से कोई नहीं, नॉन ऑफ द अबव। उपयुक्त में से कोई नहीं। अब आप बताइए क्या हो सकता है। आप लोग रेडी है ना? अपना अपना आंसर सबका रेडी है? आया कि नहीं किसी के जवाब? है एक क्वेश्चन है ये। अब देखिए, ये एमपी के मेंस जैसे ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके सहारे हम लोग इनके प्रभावों तक जाते हैं। विपुल का सी, विपुल का सी, ओके। अब देखें बाकी लोगों का क्या आता है, आप लोग भी अपना अपना रेडी रखिएगा। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके सहारे हम केवल ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस नहीं करते, इनके सहारे हम अपनी पूरी अंडरस्टैंडिंग चैप्टर के विषय में अपनी पूरी अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं कि क्या होगा, ओके, और कहां तक ये पूरा सही। यानी अगर हमें मेंस जहां लिखना है, चाहे जैसे एमपीपीसीएस की बात करें तो वन लाइनर क्वेश्चन लिखना होगा, वहां पर 10 शब्दों में एक लिखना होता है, और दूसरा 5-5 वाक्य में आपको लिखना होता है, 50 वर्ड्स में लिखने होंगे। लेकिन 200 में जो लिखना होगा उनके लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, और इसी 200 में लिखने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत जरूरी हो जाती है। अगर हम यूपीएससी दे रहे हैं, आईएएस दे रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट इसको बता देगा और एबीसीडी ऐसे करके वहां दे देगा। तो वहां पर क्या होता है, प्री भी इस तरह से कंसेप्चुअल हो जाता है, और मेंस में वहां जो लिखना होता है, तो आपको पता है कि वहां 150 का लिखना होता है, 200 का लिखना होता है जीएस में। लेकिन अगर ऑप्शनल आपका है तब तो 150, 200 एंड 250 इस तरह से उनका जो पूरे वर्ड्स लिमिट्स होते हैं। हाँ, नीतू का भी सी। अब आप लोग अपने बताइए, आपका क्या होगा? नहीं, आपका पहले, आपका नहीं आया है? सी, ओके, और सी, ओके, है सी। भाई सी, यहां बहुमत देखे तो आप लोग नहीं बता रहे हैं ना, आप बताइए। ए, तेज बोलिए, तेज, ए, तेज बोलिए, है? अच्छा सॉरी, आपका ए है। हाँ, आप ए बोलिए ना, ए। गीता अभी क्लियर नहीं है, आप अभी क्लियर नहीं है, आप आप सी, ओके, ए और सी। अब देखिए यहां पर बात करनी है क्वेश्चन के अनुसार। आइए, आंसर सबका आ चुका है, आप देखिए कि आपका आंसर सही है
या गलत है, पहले ये, और यदि गलत है तो क्या सही है और क्यों गलत है, ये हम लोग को जानना है। अभी आपने जो लिखा है सबसे पहले, इसलिए मैंने नोट डाउन कराया आपको, और उसमें मैंने बताया कि जितने भी स्पेशल लैटिट्यूड्स बने, यही तो है स्पेशल लैटिट्यूड, ये दो आपके केवल ओनली लैटिट्यूड्स हैं, और बाकी 1 2 3 4 5 मैंने आपको 5 लिखाया ना, और ये मैंने 5 आपको क्या लिखाया है कि ये स्पेशल लैटिट्यूड्स है। वहां उसमें भी जब स्पेशल लैटिट्यूड्स लिखा रहे थे तो आप अपनी कॉपी में देखिए, सबसे पहले आप क्या लिख रहे थे, आप ये लिख रहे थे कि व्हाट आर द बेसिस फॉर, सही हो गया, हाँ, तो थोड़ा सा एरर आ गया, टेक्निकल आ जाता है कभी कभी, तो उसमें भी आपको मैंने सबसे पहले लिखाया कि ये जो भी स्पेशल लैटिट्यूड बनते हैं तो इनका फंडामेंटल बेसिस क्या है, आधार क्या है, और वहां आपने क्या लिखा, द फंडामेंटल बेसिस फॉर द क्रिएशन ऑफ द स्पेशल लैटिट्यूड्स ऑन द अर्थ आर द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्चुअल टिल्टिंग, रोटेशन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। यानी पृथ्वी का ये जो तीनों बने हैं, इसमें पृथ्वी के अक्षीय झुकाव, पृथ्वी की घूर्णन गति, और पूरा पृथ्वी के चारों तरफ उनका वार्षिक रूप से जो परिभ्रमण है, उसको परिभ्रमण बोलते हैं ना उसको, ठीक है ना, परिक्रमा करती है सूर्य के चारों तरफ, ये 3, और उसमें से मैंने, अगर ये 3 आधार है, फंडामेंटल बेसिस का मतलब हुआ आधार, अगर ये 3 आधार है तो एक आधार को मैंने यहां पर क्या किया कि एक आधार को हमने यहां किया गया है, यदि पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के कोण में 1 डिग्री की कमी आती है, यानी ये जो एक्सियल टिल्टिंग है, पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 1 डिग्री की कमी का मतलब क्या होगा, ये 23.5 से घट के 22.5 हो जाएगी, यही होगा ना, 22.5 डिग्री हो जाती है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होगा, तो आपने देखा था इसके पहले जब लेक्चर आपके पास है भी, आप फिर से उस लेक्चर को देखिएगा, इससे पहले वाले को, और यहां पर आपने देखा था कि ये जो झुकाव का कोण है ना, यही झुकाव का कोण इन ये जो बने हुए हैं इन स्पेशल लैटिट्यूड्स के बनने के आधार हैं। पृथ्वी 23.5 झुकी है, इसीलिए 23.5 पर कर्क रेखा बना है, इसीलिए 23.5 पर ये मकर रेखा बनी है, 23.5 झुकाव के कारण। यानी पृथ्वी अगर 24 झुक जाएगी तो ये 24 हो जाएगा, कल आपने एक्सरसाइज में सही बताया भी था। तो अगर ये 24 होगी तो 24 चला जाएगा, तो इसका मतलब कि 1 डिग्री कम झुकाव कर देंगे तो ये 23.5 है तो ये 22.5 पर आ जाएगा कि नहीं, आप लोग बताइए, 22.5 पर आ जाएगा ना, होगा ना, ये 22.5 पर आ जाएगा, तो ये भी तो 22.5 पर आ जाएगा, और ये 0 है, ये 23.5 है, तो 22.5 नीचे होगा कि ऊपर होगा, यहां से ऊपर हुआ, और यहां से किधर होगा, नीचे होगा, क्लियर है ना, समझ में बात को, तो 22.5 आ गया, 22.5 का मतलब ये हो गया कि यहां पे आपकी जो कर्क रेखा है वो कर्क रेखा कहां चली जाएगी, यहां आ गई, हो गया कि नहीं ये कर्क रेखा, और इसी तरह से मकर रेखा कहां चली जाएगी, 1 डिग्री कम हो जाएगी ना, ये 22.5 पर आ जाएगी, ये 22.5 वाली लाइन ऑफ हो गई जो मैंने यहां चिन्ह लगा दिया कर्क और मकर रेखा का। ओके, अब दूसरी बात ये देखना है कि 90 डिग्री से 66 डिग्री के बीच का ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस कितने का है, आप देखेंगे तो 90 में से 66.5 घटाएंगे तो ये है कितना, 23.5 डिग्री का, 23 डिग्री 30 मिनट, यानी 23.5 डिग्री का। तो यहां पर भी ये डिफरेंस कितने का है, यहां पर भी सेम उतने ही का है ना, ये यहां से यहां तक कितने का है, तो 23 डिग्री 30 मिनट का। ये क्यों आया है, ये भी पृथ्वी के उसी अक्षीय झुकाव के कारण आया है, यानी पृथ्वी का अक्षीय झुकाव अगर 1 डिग्री कम कर देंगे, 1 डिग्री कम हो जाएगा, तो ये वाली लाइन कहां जाएगी, उत्तर जाएगी कि दक्षिण जाएगी, ये वाली लाइन कहां जाएगी, उत्तर जाएगी कि दक्षिण जाएगी, उत्तर जाएगी, ये वाली उत्तर जाएगी, यानी अब यहां हो जाएगी, यहां पर जो 66.5 है कितना हो जाएगा, ये 66.5 है तो कितना हो जाएगा, नहीं नहीं 66.5 वैल्यू तो बढ़ेगी ना, हाँ ये हो जाएगा 67 डिग्री 30 मिनट, होगा ना, उत्तर जाएगी,
तो उत्तर जाएगी, तो ये यहाँ 66.5 90 है, तो वैल्यू आपको बढ़ा के लिखना पड़ेगा। और यहाँ ये किधर की तरफ आ जाएगी, तो यहाँ भी ऐसे हो जाएगा, ये भी चली जाएगी उत्तर की तरफ, और यहां भी हो जाएगा, सेम वैल्यू हो जाएगी 67 डिग्री और 30 मिनट। अब देखिए, अब किसका, अच्छा विपुल ने आंसर बदल दिया। विपुल का आंसर क्या आया है? डी आ गया। ओके, बड़ा होशियार निकले विपुल। और नीतू का क्या आया? अच्छा, अब देखिए नीतू, आप समझिए, आप लोगों का भी आंसर बदलना होगा। अब कैसे? तो अब देखिए हो क्या गया, अब विषुवत रेखा, देखिए ये जो लाइन है ना, ये अंदर वाली जो लाइन बनाए हैं, ये नई लाइन बन जाएगी। तो इसका मतलब ये ट्रॉपिकल जोन था ना, उष्ण कटिबंध, तो उष्ण कटिबंध का क्षेत्रफल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है? कम हो जा रहा है ना? बोलिए तेज, आप लोग तेज बोलिए और आप लोग कमेंट करिए, हैं? कम हो जा रहा है। तो उष्ण कटिबंध का क्षेत्रफल कम हो जाएगा। यहां लिखा गया है उष्ण कटिबंध का विस्तार हो जाएगा, यानी ये तो नहीं होगा ना, ये नहीं होगा। अब अगले में आइए, अगले में आइए, शीतोष्ण कटिबंध का संकुचन हो जाएगा, यानी श्रिंक कर जाएगा, एरिया कम हो जाएगा। तो शीतोष्ण कटिबंध कौन है? ये वाला है ना, ये वाला शीतोष्ण कटिबंध है, ये वाला शीतोष्ण कटिबंध है। तो ये अब यहां से यहां चला गया और इधर से इधर आ गया, तो बढ़ा कि संकुचन हुआ कि विस्तार हुआ? बढ़ गया, इधर भी बढ़ गया और इधर भी बढ़ गया, दोनों तरफ है ना शीतोष्ण कटिबंध। तो अब बताइए, शीतोष्ण कटिबंध का संकुचन हो जाएगा, सही है क्या, गलत है? तो चलिए, इस पर तो किसी ने लगाया नहीं था, आप सभी ने लगाया है, मैक्सिमम लोगों ने। ध्रुवीय मेखला का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। ध्रुवीय मेखला कौन सा है? ये ध्रुवीय मेखला है और ये ध्रुवीय मेखला है। तो ध्रुवीय मेखला पहले 66.5 तक था, अब हो गया यहां 67 डिग्री से 90 के बीच में रह जाएगा, यानी केवल इतना ही रह जाएगा। और सेम रिपीट होगा इधर की तरफ भी। तो अब बताइए, क्षेत्रफल इधर घटा है कि बढ़ा है? घटा है ना? तो घटा है, तो ये बताइए, आप सभी लोगों ने लगाया, इसका मतलब कि आप लोग कोई इसका व्यवहारिक आइडिया नहीं लगा रहे थे। तो ये क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, सही है कि गलत है? जल्दी बताइए। हाँ, आप सही किए तो आप पे बताइए, आप पे अपनी बात को गलत काटिए, गलत है कि सही है? गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, हमने जानबूझ के आपको डाला ही है, ये कि कंफ्यूजन थोड़ा सा आपको रहे, कि जिसका कंसेप्ट क्लियर है वही सही बता पाए, या नहीं तो वहां क्या होता है, माइनस मार्किंग होती है। यूपीएससी में माइनस मार्किंग होता है, एमपीपीसीएस में माइनस मार्किंग नहीं है। तो वहां माइनस मार्किंग तो नहीं होगी, लेकिन यहां पर आइए, अब अगली आइए, शीतोष्ण कटिबंध का विस्तार 4 डिग्री तक बढ़ जाएगा। अब 4 डिग्री का मतलब कैसे 4 डिग्री बढ़ जाएगा भाई? तो यहां आइए, ये 1 डिग्री का झुकाव कम हुआ है ना? तो ये 1 डिग्री इधर खिसक जाएगा, 1 डिग्री इधर खिसक गया, तो 2 डिग्री का विस्तार बढ़ गया कि नहीं शीतोष्ण कटिबंध का? एक मेखला में, उत्तरी गोलार्ध में हुआ ना, एक मेखला में 2 डिग्री का उत्तरी गोलार्ध में बढ़ गया। तो दक्षिणी गोलार्ध में भी तो है ये मेखला, और दक्षिणी गोलार्ध में कितना हो जाएगा, तो 1 डिग्री इधर, 1 डिग्री इधर, तो 2 डिग्री इधर और 2 डिग्री इधर, तो कुल मिला के कितना डिग्री बढ़ा? 4 डिग्री बढ़ गया। तो 4 डिग्री बढ़ जाएगा, यानी सही क्या है? तो यहां सबसे होशियार निकले विपुल है। हाँ, पहले गलत किए थे और अब सही हुआ। ओके, अब नीतू का सही हुआ कि नहीं है? यस, ओके। तो देखिए, हम लोग को यही करना है, हमेशा ध्यान में रखिए, ये कंपटीशन है। और मैं इस कंपटीशन को क्या बोलता हूं कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, ये कंपैरेटिव एग्जाम है। कंपैरेटिव एग्जाम, कंपटीशन का मतलब ये हुआ कि दूसरे की तुलना में हमें थोड़ा सा अपने को एडवांस करना है, अपने को स्मार्टली सोचना है। दूसरा गलत करे, होने दीजिए, अपने को गलत नहीं करना है। और अपना गलत कभी नहीं करेंगे, तभी नहीं कर पाएंगे जब फैक्चुअल या कंसेप्चुअल कोई भी क्वेश्चन हो, जब हम उसको इस तरह से एक लर्निंग अप्रोच, एक अपनी तैयारी का, प्रिपरेशन का एक मेथड हम लोग इस तरह से लेके चलें। समझ है ना बात को? तो हम लोग को कैसे पढ़ना है, तो बिल्कुल उसके इमेज, एक इमेजरी बनाते चलिए, और इस तरह से जब भी आप तैयारी करेंगे, आपका निश्चित रूप से गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। ओके, समझ है ना? नीति भी समझ गए होंगे, अब विपुल भी समझ गए होंगे, और इधर जितने लोग बैठे हैं, संजोग, हर्ष, आशीष, जितने लोग भी बैठे हैं, और आप सारी, गीता, पूजा और सुचि, सभी लोग इधर, आदित्य, आशुतोष, शिवम, शुभम, सभी लोग
बाकी जितने भी लोग हैं वो सभी लोग, मैं समझ रहा हूं कि इस बात को आप समझ पा रहे हैं ना कि जो कहाँ क्वेश्चन है, यानी इस पर अब कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसको गलत नहीं कर पाएंगे। अब ये बात यहां पर आई गई, हो गई। इसी स्पेशल एटीट्यूड्स में एक लास्ट जोन की बात अब हमें करनी है, और उसको करके अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। यहां पर हम लोग पहले इसको मिटा लें, इसको साफ कर लें, और फिर ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस होते रहना चाहिए, ठीक ना। अब ये कंफ्यूजन ना हो, तो इसके लिए थोड़ा सा ये हम लोग यूज इसीलिए कर रहे हैं इसको कि इस पर साफ आता है, ठीक है ना। आइए अब इसी विशिष्ट मेखलाओं या स्पेशल एटीट्यूड्स और उनके आधार पर निर्मित होने वाले जो मेखलाएं हैं, इनमें एक और मेखला कैसे निर्माण होता है, इसीलिए मैंने इसके साथ नहीं रखा, क्योंकि यहां आपने देखा कि ये जितनी भी मेखलाएं बनी हैं और जिन अक्षांश वृत्तों के सहारे निर्मित हुई हैं, उसमें सबसे प्रभावी भूमिका सूर्य के प्रकाश की है। अब हम लोग एक दूसरी बात करने जा रहे हैं, और वो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि टोटल जब क्लाइमेटोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें उसका रोल बहुत ज्यादा होता है, कई प्रकार की जलवायु दशाओं को निर्मित करने में होता है, और वो कौन सी होती है तो उसको समझिए। अब इसको एक तरह से भूल जाइए, जो बीच वाला हमने लाइन खींचा था क्वेश्चन के लिए, उसको भूल जाइए, ठीक है ना। इधर भी जो हमने ये खींचा था, इसको कुछ देर के लिए आप इसको हटा लीजिए, ठीक है। अब आपके बीच जैसे पहले बना हुआ था, बस वही चीजें आपको ध्यान में रखना है। होता क्या है, पृथ्वी के इस वायुमंडल में यहां पर जो क्षोभ मंडल है, इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, जो पृथ्वी के सतह से संबंधित ये क्षोभ मंडल है, यहां पर जो स्थित वायु है, ये वायु यहां पर हमेशा डायनेमिक मोड में यानी गतिशील बनी रहती है, और इसके गतिशीलता के कई कारक हैं, कई कारण हैं। उन गतिशीलता से संबंधित सारे कारकों और कारणों को हम लोग संबंधित जो टॉपिक होगा, चैप्टर होगा, जब हम लोग क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पर उसका विवेचन हम लोग करेंगे। लेकिन वहां उनसे संबंधित जो एक प्रभावी पक्ष यहां पर है, उसको केवल जानना है कि इस गतिशीलता में वायु गतिशील होती है, तो उस वायु की गतिशीलता के कारण यहां पर कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं जिसके कारण विषुवत रेखा से गतिशील होकर वायु और सीधे ये आती है, उतरती है उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ, दोनों जगह। और इसके कारण जहां पर वो ये उतरती है, यहां पर प्रेशर हाई कर देती है। सब सारी देखिए, सारे पक्ष को हम लोग पढ़ेंगे अगले टॉपिक में, संबंधित टॉपिक में। यहां हमें केवल जोन की बात करनी है, मेखला की बात करनी है, एक स्पेशल मेखला की बात करनी है जो यहां अब बनने वाला है। इसीलिए मैं केवल यहां इसके संदर्भ में बात कर रहा हूं। तो ये जब यहां से ऊपर उठती है, विषुवत रेखा पर हमेशा क्या होता है, प्रेशर लो होता है। ये लो प्रेशर से उठती है और आकर जहां गिरती है, दोनों गोलार्धों में, उधर हाई प्रेशर हो जाता है। ओके, और फिर हाई प्रेशर से ये आगे की तरफ चलती है, इधर भी चलती है और विषुवत रेखा की तरफ भी वापस जाती है। यहां से भी हाई प्रेशर से उतरने के बाद विषुवत रेखा की तरफ आगे आती है, फिर उठती है, और यहां से फिर ये आगे की तरफ बढ़ती है। तो यहां यहां आने के बाद से फिर से जो 66.5 है,
इसके पास आती है, फिर से ऊपर की तरफ उठती है, यहां से भी आएगी और ये पुनः ये ऊपर की तरफ उठेगी, और ऊपर उठने के बाद से इसमें फिर से ये आके यहां गिर जाती है, और इधर की तरफ ये जब ऊपर उठती है तो ये ध्रुवों के ऊपर आकर नीचे की तरफ ये गिरने लगती है। यहां से भी वही स्थिति सेम बनेगी, यहां आके पुनः ये वापस इससे सहारे गिरने लगेगी, और बाकी क्या होगा, ध्रुवों के सहारे आकर यहां पर गिरने लगेगी। अब इनमें बाकी हम बताया आपको कि ये संबंधित चैप्टर में आपको डिस्कस करना है, हम केवल वायु के प्रवाह के प्रतिरूपों की बात करेंगे। यहां ये जब ऊपर से आती है तो फिर से इसमें ये इधर की तरफ चलने लगती है, और यहां से भी आएगी तो सेम वही पैटर्न यहां पर होगा। हमें सिर्फ ध्यान इस बात को रखना है कि ये जो कोशिका, ये जो सेल बन रहा है, कहां पे, इस भाग में, ये इस कोशिका की क्या स्थिति बन रही है। ये एक एयर सेल बना, यहां पर आगे चल के पढ़ेंगे, जहां मैं आपको बताऊंगा कि ये हेडली कोशिका इसको बोलते हैं, हेडली सेल बोलते हैं। ये और ये दोनों हेडली कोशिका हो गया, और हेडली कोशिका के सहारे जब विषुवत रेखा से जो हवा ऊपर की तरफ गतिशील होती है, उठती है, वो हेडली कोशिका बनाते हुए यहाँ पर पुनः जहां उतरती है नीचे की तरफ, यहां से उतरती है, यहां से भी जाके यहाँ उतरती है, तो उतरने वाले स्थान पर, यहां इधर भी उतरने वाले स्थान पर यहां प्रेशर को हाई कर देती है, ऊपर से नीचे की तरफ उतरती है, जिसके कारण प्रेशर यहां पर हाई हो जाता है। जो हाई हमने लिखा है यहां पर, ये हाई हो जाता है, ओके। और हाई हो जाता है तो इसी के कारण एक विशेष मेखला निर्मित हो जाती है यहां पर। उसकी मौसम और जलवायु संबंधी दशाएं बिल्कुल सारी अब तक की जितनी भी मेखलाएं थी उनसे बिल्कुल विपरीत होती है, अलग होती है। क्या होता है उसको भी जान लीजिए। जब ये ऊपर से नीचे की तरफ उतरती है तो इनका तापमान रुद्धोष्म तापन प्रक्रिया होती है, एडिशनल हीटिंग होना होता है। यहाँ पर रेडियाबेटिक इसको हीटिंग कहते हैं। एडियाबेटिक हीटिंग के कारण, हिंदी में बोलते हैं रुद्धोष्म उष्मन के कारण, यानी हवाएं ऊपर से नीचे आते समय कंप्रेस्ड होने लगती है। कंप्रेशन होता है, जैसे आप हथेली पे ऐसे रगड़ेंगे तो कंप्रेशन होगा तो हीट जनरेट होगा, और जब हीट जनरेट होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो उसी तरह से ये हवाएं जब निचले वायुमंडल की तरफ उतरती हैं, यहां से ऊपर उठी हुई हवाएं जब निचले वायुमंडल की तरफ उतरती हैं, तो निचले वायुमंडल की तरफ उतरते समय ये ड्राई एयर है, शुष्क हवा है, क्योंकि ऊपर यहां पर वर्षा करके खाली हो चुकी है, यहीं पर वर्षा कर चुकी है, विषुवत रेखा पर खाली हो चुकी है, तो यहां से उतरती है तो ऊपर से नीचे की तरफ उतरते समय ये उष्ण होती जाती है, गर्म होती जाती है, और शुष्क तो होती ही है क्योंकि आर्द्रता इनके पास होती नहीं, वर्षा तो सारी हो चुकी है यहीं पर, तो शुष्क होती है और उष्ण होती है। इसलिए यहां उतरते समय तापमान ये क्या करती है, बहुत ज्यादा बढ़ाती है। तापमान ये कैसे बढ़ा रही है, तो एडियाबेटिक जो मैंने आपको बताया, रुद्धोष्म उष्मन बताया, रुद्धोष्म उष्मन का मतलब ये होता है कि सूर्य से या किसी भी अन्य स्रोत से लिए बिना, उष्मा लिए बिना इसने अपना टेम्परेचर बढ़ा लिया। कैसे बढ़ा लिया, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमें ही अपने हथेली का तापमान बढ़ाना हो तो कोई जरूरी नहीं है कि हम कहीं हाथ सेकेंगे, किसी हीटर, किसी अग्नि के सहारे, किसी चूल्हे पर ले जाके हाथ सेकेंगे तभी गर्म होगा। हाथ को हम कुछ ना करें, ऐसे गर्म कर दें, आप भी करके देख सकते हैं, ऐसे जो गर्म हो रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं रुद्धोष्म उष्मन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एडियाबेटिक हीटिंग। क्योंकि आप जानते हैं, विज्ञान आप पढ़ेंगे तो विज्ञान में आप पढ़ेंगे, साइंस में पढ़ेंगे कि जो फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, तो उस फ्रिक्शन का, घर्षण का या प्रेशर होता है, दाब, तो उस प्रेशर का डायरेक्ट एसोसिएशन होता है, सीधा संबंध होता है हीट के साथ। यानी कहीं भी प्रेशर बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा, फ्रिक्शन बढ़ेगा, घर्षण बढ़ेगा, तो हीट बढ़ेगा, उष्मा बढ़ेगी, और उष्मा बढ़ेगी तो ताप निर्मित होगा। तो यहां पर इसी प्रक्रिया के माध्यम से यहां ताप बढ़ जाता है, शुष्कता बढ़ जाती है क्योंकि उसमें आर्द्रता है नहीं, और सेम यही दशा रिपीट होती है यहां पर। अब देखिए, यहां से उत्पन्न होने के बाद ये जो भाग बन गया, ये भाग पहले किसके अधीन था,
किसके अधीन था ये बताइए। अभी जो मैंने डॉट डॉट ये किया है नॉर्थ में और साउथ में, ये पूरी मेखला किस मेखला का पहले भाग थी, इधर भी और इधर भी है? जवाब उधर से आ रहा है कि नहीं? जवाब दीजिए उधर से दोनों लोग, जवाब दीजिए क्या होगा, आप लोग भी जवाब दीजिए। ये किस मेखला का भाग है ये? है शीतोष्ण मेखला का भाग था। और ये क्या हो गया, इधर भी शीतोष्ण मेखला का भाग था। ओके, समझ है ना, क्योंकि उष्ण मेखला तो यहां छूट गई। इसका मतलब है हाँ टेम्परेट, शीतोष्ण मेखला, टेम्परेट जोन उसको बोलते हैं, बिल्कुल सही बताए। तो ये शीतोष्ण मेखला का भाग था। तो इसी शीतोष्ण मेखला शीत और उष्ण से मिलकर बना हुआ है शब्द ये। तो अब यहां पर स्थिति क्या हो गई, शीत उष्ण से यहां पर अगर टेम्परेचर बढ़ता है, शुष्क वायु आती है, तो उससे तापमान और ज्यादा बढ़ता है। आप भी जानते हैं, जैसे अप्रैल और मई के महीने में जब तक जून में बरसात नहीं होती तब तक क्या होता है, आर्द्रता होती नहीं हवा में, तो तापमान क्या होता है 44-45 तक चला जाता है, होता है कि नहीं? इस तरह से हवा अगर शुष्क होगी तो उसका तापमान ज्यादा होगा। तो शीत उष्ण वाली विशेषता ना होकर अब उप उष्ण हो जाती है, शीत बिल्कुल समाप्त हो जाता है। और इसी के कारण ये शीतोष्ण मेखला का ये भाग यहां से लेकर इधर भी और इधर से लेकर इधर भी, ये क्या कहलाता है, दोनों के लिए हम यहां लिख दे रहे हैं। ये मेखला यहां क्या कहलाएगा, ये उपोष्ण यानी सब ट्रॉपिकल बेल्ट। क्या हुआ, सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल बेल्ट या जोन, है ना, बेल्ट, है ना। उपोष्ण, उप उष्ण, उपोष्ण कटिबंध हो गया ये भी और ये भी। ओके, क्वेश्चन पूछा जाता है, आप क्वेश्चन बताइएगा, फिर से आपके सामने प्रश्न रख रहे हैं। शीतोष्ण कटिबंध का निर्माण, शीतोष्ण, क्वेश्चन लिख लीजिए, शीतोष्ण कटिबंध का निर्माण हुआ है, हुआ है ए, ए सूर्य की या सौरिक ऊर्जा के आपतन कोण के आधार पर, बी वायु दाब के आधार पर, सी ए और बी दोनों के आधार पर, और डी डी इनमें से किसी के आधार पर नहीं, किसी के आधार पर नहीं। ए बी सी डी, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, टेक्निकल है, बताइएगा रिस्पॉन्स उधर से जैसे आवे। आप लोग भी बताइएगा, जो लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, आप बताइएगा कि कोई मेरी बातें वहां तक आई, मैंने लिखा नहीं यहां पर, आपको नोट डाउन कराया, और उसके बाद बताइए ये सारे प्रश्न क्लियर हो गए, है ना। क्या लिखा गया, क्या कमेंट आया है? हमें भी तो बताइए। अच्छा, सही हुआ, बताइएगा, क्वेश्चन क्लियर हुआ ना, कमेंट करके बताइए। चलिए मैं रिपीट कर दे रहा हूं क्वेश्चन को। हाँ मैं वो ऑप्शन कर दे रहा हूं। पहला, यहां क्वेश्चन ये है कि शीतोष्ण कटिबंध टेम्परेट जोन, है ना, का निर्माण हुआ है। ए, पहला क्या था, ए ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द सन, यानी पहला ए
सूर्य किरणों के आपतन कोण के आधार पर। बी, बी क्या था? हाँ, एयर प्रेशर के आधार पर, वायु दाब के आधार पर बी। सी था ए और बी दोनों के आधार पर। डी, डी है उपयुक्त में से किसी के आधार पर नहीं, यानी जो ऑप्शन दिया गया था ए और बी उनमें से किसी के आधार पर नहीं। ये आंसर आपको अब देना है, ए बी सी डी। आप लोग भी रेडी रहिएगा। ए बी सी और डी कौन सा सही है? जल्दी से आंसर करिए। बिल्कुल सी, ए, ए आप लोगों का, ए सबका सी, यानी दोनों के आधार पर। हाँ, बाकी आप बहुत आसान आसान क्वेश्चन है देखने में, है ना? जितनी सहजता से लगता है उतनी सहजता से गलत भी हो जाता है। नीतू क्या होगा? पूजा क्या हुआ? सी। ए में क्या था? सूर्य आपतन कोण के आधार पर। आशीष ए, और इधर आदित्य आशुतोष बी। अच्छा, कुछ ऐसा चुनना है, कुछ लॉजिक होना चाहिए ना, क्वेश्चन के पीछे कुछ लॉजिक होना चाहिए। नीतू सी, नीतू पता चल रहा है क्या कि यहाँ बहुमत सी में जा रहा है, इसलिए सी लगा दिया। देखिए आश्चर्य होता है, एक किस्सा कहा जाता है, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा फंसना मत, वो तोते वाला साधु सिखाए थे वो। आपको मैंने क्या बताया था यहाँ पर? हमने कहा था कि जितने जोन बने हैं, इन जोन के बनने के पीछे जो फंडामेंटल बेसिस तीन बताया था ना, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, पृथ्वी की घूर्णन गति और पृथ्वी की परिक्रमण गति, ये तीन बातें बताई थी। और बताया था कि ये सारे सूर्य प्रकाश के आधार पर निर्मित हुए हैं, सनलाइट के बेसिस पर बना हुआ है। ओके, क्योंकि सनलाइट जहां से जहां जाएगी, और कल वाले लेक्चर में, उसके पहले वाले लेक्चर में भी मैंने बताया था कि सनलाइट के बेसिस पर सब सारी चीजें यह निर्धारित हो रही है। तो उसी के बेसिस पर तो ये स्पेशल लैटिट्यूड्स बने हैं, सनलाइट के बेसिस पर बने हैं। और सनलाइट के बेसिस पर बने हैं तो ये आर्कटिक सर्किल भी सनलाइट के बेसिस पर था। और यहां पर जो बना था ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा या कर्कवृत्त, ये भी सनलाइट के बेसिस पर था। याद नहीं आ रहा कि 90 डिग्री तक यहाँ पर 21 जून को सूर्य का आपतन कोण होगा, यही तो बताया था ना, नोट भी कराया। तो जो इधर सूर्य के आधार पर बना, ये भी सूर्य के आधार पर बना, तो दक्षिण में भी तो वही बातें रिपीट होगी, मकर रेखा और अंटार्कटिक सर्किल के संदर्भ में। और आपको पहले ही जब क्लास की शुरुआत किया गया था तभी मैंने लिखाया कि जो स्पेशल लैटिट्यूड है उनकी विशेषता क्या है, किस किस दिन निर्धारण हुआ है। याद है, मैंने दिन भी निर्धारित किया कि कौन 21 जून को बनेगा, कौन 22 दिसंबर को बनेगा। तो ये सब सारी चीजें क्लियर हो गई। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि ट्रॉपिकल, ये जो क्या बोलते हैं टेम्परेट जोन, शीतोष्ण कटिबंध का निर्धारण किया गया है। तो पहला इसमें ऑप्शन था वो था ना, हाँ, सूर्य किरणों के आपतन कोण के आधार पर। तो सही आंसर इसका क्या हुआ? सूर्य किरणों के आपतन कोण के आधार पर, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस उसी को बोलते हैं आपतन कोण। तो सही आंसर इसका है सूर्य किरणों के आपतन कोण के आधार पर। दूसरा मैंने विकल्प इसमें बी में रखा था कि एयर प्रेशर, वायु दाब के आधार पर, तो वायु दाब वाला नहीं है। और सी में रखा था कि दोनों, तो सी में जो आप लोगों ने लगाया कि दोनों होगा, बिल्कुल गलत है। दोनों नहीं, वायु दाब का इससे कोई संबंध नहीं है, उसके आधार पर ये निर्धारित नहीं हुआ है ना। दाब तो कभी कहीं ज्यादा कम हो सकता है, ये सूर्य किरणों के आधार पर है। नहीं, टेम्परेट जोन में क्या चीज नहीं, नहीं सब ट्रॉपिकल तो भूल जाइए, अभी क्वेश्चन पूछा है ना, अभी जो क्वेश्चन पूछा है, तो अभी जो क्वेश्चन पूछा है, अभी तो मैंने सब ट्रॉपिकल पे क्वेश्चन नहीं दिया, सब ट्रॉपिकल पे नहीं दिया, ध्यान रखिएगा। जब टेम्परेट की बात हम लोग कर रहे हैं अभी, तो टेम्परेट का निर्धारण जो हुआ है, टेम्परेट तो पहले जितना हमने बताया था वो टेम्परेट कहां तक आएगा? 23.5 तक।
ठीक है ना। अभी मैं उसकी भी बात करूंगा कि आप लोग का कंफ्यूजन, मैं जान रहा हूँ कहाँ कहाँ कंफ्यूजन होगा, आप लोग को भी कंफ्यूजन जहां हुआ होगा। तो अभी जो पुराना पहले मैंने आपको बताया कि कहां से कहां तक होगा टेम्परेट, तो एक्चुअल में जो सब ट्रॉपिकल है ये इंसुलेशनल टेम्परेट जोन है कि नहीं। इंसुलेशनल मतलब सूर्य से आने वाले किरणों के आधार पर ये टेम्परेट जोन है। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेशर बेल्ट, यहां पर इसको हमने क्या कर दिया, इसके कैरेक्टर चेंज हो गए, तो उसको कर दिया ये सब ट्रॉपिकल या उपोष्ण कर दिया। समझ ना बात को। अभी इसको हटा दीजिए उपोष्ण कटिबंध को, उपोष्ण कटिबंध को जब हटा देंगे तो ये आके कहां मिलेगा, तो 23.5 डिग्री उत्तर से 67.5 डिग्री दक्षिण तक, सॉरी उत्तर तक, और इधर भी ऐसे ही होगा। समझ रहे ना बात को। आप लोग बिल्कुल गलत नहीं है, कहां गलत है, कैसे सतर्क रहना है किस क्वेश्चन के लिए, हम आपको वही चीज आपको बता रहे हैं। तो उस संदर्भ में जब केवल आपको सूर्य किरणों के आधार पर जब बात की जाएगी कि किसी मेखला का विस्तार कहां से कहां तक है, कैसे वो बना है, तो वो बात सही हो गई। ठीक है। अब दूसरी बात कि हमने बताया कि इसी मेखला में एक और विशिष्टता उत्पन्न हो जाती है, विशिष्टता उत्पन्न हो जाती है। और कौन सी विशिष्टता उत्पन्न हो जाती है, वो भी इसी पर ओवरलैप करती है। और वो कौन सी है और क्यों है, तो वो है यहां पर पृथ्वी के उत्तर में और पृथ्वी के दक्षिण में जब यहां से हवाएं उतरती हैं, कहां पे, जिस हाई प्रेशर पर, और इधर से जो हवाएं उतरती हैं जिस हाई प्रेशर पर, तो इस हाई प्रेशर और मकर रेखा के बीच इधर, और इस हाई प्रेशर बेल्ट और इस कर्क रेखा के बीच एक दूसरी अन्य विशेषता यहीं पर स्थापित हो गई उसी के साथ मिलके। और वो कौन सी विशेषता हो गई, तो वो विशेषता हो गई उपोष्ण कटिबंध, उसको बोल दिया ना। यानी उपोष्ण यानी ये शीत वाला जो विशेषता थी, शीतोष्ण वाली, शीत और उष्ण वाली, ये शीत उष्ण वाली खत्म हो गई, अब उष्ण केवल रहा। लेकिन उष्ण उतना ज्यादा हॉटनेस नहीं रहा, इसलिए आपने उसको उप उष्ण कर दिया, क्योंकि उष्ण कटिबंध तो एक अलग से बना चुके थे। तो इसको क्या कर दिया, जैसे राष्ट्रपति होता है उपराष्ट्रपति, तो वैसे ही हो गया, ये उष्ण हो गया तो ये उष्ण हो गया तो ये उप उष्ण, इधर भी उप उष्ण। और इसी उप उष्ण को, सब ट्रॉपिकल को आपने उपोष्ण कहते हैं। अब बोल दिया, बात समझ में आ गई। तो अब देखिए, पहली वाली बात आपकी सही है। अब दूसरी वाली बात देखिए कि अगर ये भी इसी पर ओवरलैप है, तो अब शीतोष्ण कटिबंध कहां तक स्थित है, बाउंड्री लाइन। अब दोनों को समाहित कीजिए, तब आप अपना देखेंगे, हो सकता है कि आपकी बात आएगी। अब जब आज के प्रेजेंट की बात करेंगे तो प्रेजेंट में टेम्परेचर वाला भी सही है और प्रेशर वाला यही उतर रहा है। एक विशेषता नई मेखला बनी है, और नई मेखला बनी है तो शीतोष्ण कटिबंध के इस भाग की विशेषता बदल गई, तो शीतोष्ण कटिबंध का नाम, जल्दी बोलिए, बदल गया। अब बात समझ में आ गई ना। तो इधर भी विशेषता शीतोष्ण कटिबंध की बदल गई तो नाम बदल गया। और जब नाम बदल गया ये, तो इसका नाम हो गया उपोष्ण कटिबंध सब ट्रॉपिकल जोन, इसका भी नाम हो गया उपोष्ण कटिबंध सब ट्रॉपिकल जोन। ओके। तो अब पूछा जा रहा है कि शीतोष्ण कटिबंध के सीमा का निर्धारण ना, क्यों, शीतोष्ण कटिबंध का निर्माण हुआ है। तो अब शीतोष्ण कटिबंध बचा कितना शुद्ध शीतोष्ण कटिबंध, जल्दी बताइए। यहां से लेके यहां तक ना, तो ताप के आधार पर यह बना है, दाब के आधार पर यह बना है, और ताप और दाब वाला आंसर कौन सा सही था, सी। सी सी मैंने इसीलिए दोनों रखा, जानना जरूरी है कि कहां गलत हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है, जब सही है तो वो भी क्यों सही है। तो सी और सी में कौन कौन से लगाए थे, मैं वही देख रहा था कि वहां कौन जल्दी बदल जा रहे हैं, कौन है, दोनों लोग सी लगाए थे। तो ठीक है, वहां भी सी लगाया था, और यहां कौन कौन लोग सी लगाए थे, हाथ बताइए। हाँ, है? आप लोग बदल गए, आप लोग क्या लगाए थे। हाँ बिल्कुल, मैं बता दे रहा हूं सी कैसे होगा, देखिए।
ये बताइए शीतोष्ण कटिबंध ये हुआ ना भाई, शीतोष्ण कटिबंध का मतलब उसकी बाउंड्री लाइन निर्धारित करेंगे ना, उसकी सीमाओं का निर्धारण करेंगे। तो शीतोष्ण कटिबंध अगर हम यहां की बात कर रहे हैं तो ये सीमा कहां से निर्धारित हो रही है? नहीं नहीं, प्रेशर से कि टेम्परेचर से, सॉरी इंसुलेशन से ना, इंसुलेशन से, मतलब सूर्य के आपतन कोण से निर्धारित हो रही है ना, तापमान से नहीं, आपतन कोण से। ओके, बताया था ना कि यहाँ पर कितना। अच्छा, तो ये आपतन कोण से हो गया, यानी ये पहला वाला सही है जो केवल ए में था। अब शीतोष्ण कटिबंध की सीमा इतने ही तक है ना? कहां हो गई सीमा? यहां आ गई, क्योंकि वास्तविकता यह है कि इस पर ओवरलैप है ये वाली विशेषता, ठीक है ना? कौन सी विशेषता? जो हवाएं उतरती हैं और उसके कारण यहां दाब बढ़ गया, दाब के कारण यहां से ऊपर से आने वाली हवाओं का तापमान बढ़ गया, टेम्परेचर एडियाबेटिक कंप्रेशन के कारण, रुद्धोष्म संपीड़न के कारण बढ़ गया। और यहां पर कोई आर्द्रता नहीं है, तो सनशाइन, सूर्य की सीधी चमकती हुई लाइन, चमकती हुई ऊर्जा यहां प्राप्त हो रही है, तो इंसुलेशनल अमाउंट बढ़ गया। इसीलिए विश्व के सबसे ज्यादा गर्म मरुस्थल या विश्व के पूरे ग्लोब के सबसे ज्यादा गर्म क्षेत्र विषुवत रेखा पर नहीं पाए जाते, इसी जोन में पाए जाते। तो जो शीत उष्ण था वो शीत वाली विशेषता समाप्त हो गई ना, उष्ण वाली विशेषता ही रह गई ना, तो उष्ण कटिबंध जैसी तो नहीं रही। इनका तापमान इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि 90 डिग्री से अधिकतम सूर्यास्त प्राप्त होता है, लेकिन इनका तापमान इसलिए ज्यादा हो जाता है क्योंकि सूर्य इनको 90 डिग्री से कभी नहीं देता, बल्कि इनको एडियाबेटिक कंप्रेशन, रुद्धोष्म उष्मन, जो ऊपर से उतरती हुई हवाएं जब संपीड़ित होती हैं, कंप्रेस्ड होती हैं, तो उससे जो उष्मा जनरेट होती है उसके कारण, और जो शुष्कता इनकी होती है, ड्राइनेस, तो ड्राइनेस यानी शुष्क होने के कारण तापमान बड़ी तेजी से बढ़ता है, तो उसके कारण यहां पर ताप बढ़ गया, और ताप बढ़ गया तो इसका नाम हो गया ये सब ट्रॉपिकल बेल्ट। तो इस बेल्ट का ये वाला जो निर्धारण हो रहा है, किससे निर्धारित हो रहा है? दाब से ना, हाई प्रेशर से ना, है कि नहीं? तो ताप से ये, दाब से ये, और ताप और दाब दोनों वाला विकल्प कौन सा सही है? सी। तो इसलिए सी सही है। तो अच्छा लगा थोड़ा सा आप लोग को इधर से उधर छटाने में, उलझाने में, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि अब समझ में आ रहा है ना। पर्पज यही है कि हम लोग कहां थोड़ी सी सावधानी से रखें, एक स्टेप आगे जाके भी सोचना है। इसीलिए मैंने बताया, शुरुआत में जरूर आपको लगा होगा कि नहीं ये तो सही हो गया, लेकिन वो तब था जब हम ये वाली दशाओं को इग्नोर करें। केवल तापमान के आधार पर जहां तक वो बन सकती है वो मैंने बताया, लेकिन उसी का रूपांतरण हो गया ना, वही मॉडिफाई हो गई इस रूप में, सब ट्रॉपिकल में। किसका मॉडिफिकेशन हुआ? ट्रॉपिकल का नहीं हुआ, किसका? टेम्परेट का। तो इसलिए ये टेम्परेट वाली रीजन अब नहीं रही, क्या हो गया? चेंज हो गया। याद आ रहा कि नहीं, जब हम लोग पढ़ रहे थे, जब सूर्य ये इधर जाता है उधर जाता है, दाब पेटियां खिसकती हैं, और दाब पेटियां खिसकती हैं तो शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्रफल बढ़ता घटता है कि नहीं? आप आगे चल के आप लोग भी पढ़ेंगे, जब प्रेशर बेल्ट पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कि जब ये शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा, ये वाला क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, ये वाला घट जाएगा, मतलब इसका अलग हो जाएगा। यानी ये बातें अब समझ में आ गई, बड़ा अच्छा आप लोगों ने जवाब दिया। ओके, तो ये हमारे अब कितने स्पेशल जोन बन गए, कितनी हमारी मेखलाएं बन गई, अब टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल जोन कितने हो गए, तो मैं समझ रहा हूं कि अब आपका क्लियर हो गया। कुछ ताप के आधार पर बना, कुछ दाब के आधार पर बना, कुछ ताप और दाब दोनों, हो गया ना? ताप और दाब दोनों के आधार पर बना। तो इस तरह से बने कितने, अब काउंट किया जा सकता है, यहीं से उत्तर से शुरू करें दक्षिण तक। ये कौन सा हुआ? हाँ, ध्रुवीय मेखला, पोलर जोन, एक नंबर पोलर जोन। तो ये भी कौन सा हुआ? पोलर जोन। तो दो बने ना, पोलर जोन के दो बन गए, ये और ये दोनों तरफ फिर से दो कौन से बन गए? हाँ, ठीक है ना, यानी दो और दो चार, और ये दो बन गए ना दोनों तरफ, तो चार और दो छह। ओके, छह,
और ये कौन सा हो गया? 7। अगर एक अकेला है तो 7, लेकिन इसी में एक विषुवतीय, ये इक्वेटोरियल जोन हम लोग बोल देते हैं, जो विषुवत रेखा के आसपास निर्मित हो जाता है, तो कितना हो जाएगा? 8। ठीक है ना? तो अब इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, है ना? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर, सॉरी, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट of insulational energy of the sun and pressure condition of the atmosphere, the zones of climatic zones या जलवायु कटिबंध of the earth are, अब कितने हैं लिख लीजिए इसको हिंदी में। सूर्य किरणों के आपतन कोण के आधार पर तथा तथा वायु दाब, एयर प्रेशर बेल्ट या वायु दाब मेखला के आधार पर संपूर्ण ग्लोब पर या पृथ्वी पर निर्मित मेखलाएं, निर्मित मेखलाएं या जोन्स। पहला लिखिए, इसी को बना दीजिए, उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध सामने लिख दीजिएगा, उष्ण कटिबंध सामने लिख दीजिएगा। हाँ, सूर्य के किरणों के, सूर्य किरणों के या सूर्य प्रकाश के आपतन कोण के आधार पर निर्मित, आपतन कोण के आधार पर निर्मित। दूसरा लिखिए, इसी में दूसरा, विषुवतीय मेखला या भूमध्य रेखीय मेखला या भूमध्य रेखीय कटिबंध, भूमध्य रेखीय कटिबंध, इसके सामने भी सूर्य किरणों के आपतन कोण के आधार पर। तीसरा लिखिए, तीसरा, उपोष्ण कटिबंध उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों गोलार्धों में विस्तृत, तो 2 बन जाएगा, डैश लेकर 2 लिख दीजिएगा, ये 2 होगा, 2 हो जाएगा। अब इसको लिखिए डैश देकर, ये किसके आधार पर बना है ना? वायु दाब, है ना? वायु दाब संबंधी दशाओं के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एयर प्रेशर कंडीशन। अगला लिखिए, अगला लिखिए, शीतोष्ण कटिबंध दोनों गोलार्धों में, संख्या लिख दीजिएगा 2, शीतोष्ण कटिबंध ये भी दोनों गोलार्धों में, और इसके भी नंबर हो जाएंगे, संख्या हो जाएगी 2। अब इसकी सीमाओं का निर्धारण डैश लिखकर लिख दिए, सीमाओं का निर्धारण सूर्य किरणों का आपतन कोण और वायु दाब, वायु दाब मेखला के आधार पर, मेखला के आधार पर। इसी क्वेश्चन को मैंने आपसे पूछा था। अगला लिखिए, यानी ये 2 बन जाएगा ये भी। अगला लिखिए, ध्रुवीय मेखला पोलर जोन, इनकी भी संख्या है 2, एक उत्तरी गोलार्ध में, एक दक्षिणी गोलार्ध में। इसका निर्माण कैसे हुआ है? सूर्य किरणों के आपतन कोण के आधार पर। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ है ना,
ये क्लियर हो गया ना सारे क्वेश्चन इस पर, है ना? एक लास्ट क्वेश्चन किया जाए, किया जाए, ओके। और इसमें इसी जोन पर ही आधारित है, और ये थोड़ा सा अप्लाइड क्वेश्चन है। भारत का, नोट कर लीजिए, यहां लिख देते हैं, भारत की स्थिति पाई जाती है या भारत का विस्तार है। देखिए, भारत का विस्तार है। ए, भारत का विस्तार है। कहां लिख दिए, लिख दें क्वेश्चन, भारत का विस्तार है डैश ए उष्ण कटिबंध में, बी उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध में, सी शीतोष्ण कटिबंध में, डी उष्ण उपोष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंध में। ये आपके सामने ये क्वेश्चन है। इंडिया इज एक्सटेंडेड ओवर ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन। ये क्वेश्चन है आपका, यहां विस्तृत है। अब इसको करना है आपको, इसको बताइए कि किसमें विस्तृत है, क्या है इसका जवाब। भारत का विस्तार है उष्ण कटिबंध में, उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध में, शीतोष्ण कटिबंध में, उष्ण उपोष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंध में, शीतोष्ण कटिबंध में। आए, आपका आंसर क्या हुआ? ई, अच्छा सॉरी, डी आपका ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल टेम्परेट, यानी डी। डी, डी, ओके। इसमें होगा डी, डी होगा। उधर से क्या आंसर आया? बी, ये बी उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध में, और डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, वहां पे नेटवर्क, ओके। तो ये चलिए, उनको मिल जाएगा। तो यहाँ पे अब देखना यह है कि ये सही क्या है, और सही के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक बना ही डालते हैं, भारत को देखते हैं कि कहाँ भारत है। ये स्थिति भारत की आपके सामने आ गया, ये
ओके, इसको नीचे जाने दीजिए और इसको आइए इसे, इसको ले जाने दीजिए, ठीक है। एक बन गया एक समझने के लिए। अब ये टॉपिक ऑफ कैंसर है ना। कर्क रेखा इधर की तरफ, भारत की उत्तरी सीमा कहां तक है? 37 डिग्री 6 मिनट। और ये 37 डिग्री से 6, और ये कितनी है? 23.5 डिग्री है ना। और इधर वो नीचे होगा 0, ऐसा होगा ना, नीचे 0 होगा। यानी ये जो भाग आया, ये, और नीचे जो भाग आएगा 0 से लेकर और ये वाली 23.5 तक, तो 0 से लेकर 23.5 तक जो भाग आएगा, तो यही तो हुआ ना 0 से 23.5 वाला। ये कौन सा भाग हुआ? उष्ण कटिबंध। ओके, तो उष्ण कटिबंध एक दिया हुआ है यहां पर, लेकिन पूरा भारत तो उष्ण कटिबंध में नहीं है ना। यही तो था उष्ण कटिबंध। तो भारत का विस्तार है उष्ण कटिबंध, लेकिन कुछ तो है ना उष्ण कटिबंध में। तो जहां जहां उष्ण है, यहां भी सही हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। अब हम लोग को आगे देखना है। ओके, अब ये वाला तो उष्ण कटिबंध हो गया। ये वाला किस भाग में आएगा? ये 37 है। तो अभी 37 है, तो ये जो भाग आता है यहाँ पे, तो ये कितने तक आता है? जो प्रेशर बेल्ट है, वायु दाब है, ये वायु दाब, ये ये जो 35 से लेके, है ना, नीचे चली जाती है 30 तक, और ऊपर जाती है 40 तक। ये 35, यानी ये जो प्रेशर बेल्ट है, तो सूर्य जब दक्षिण में जाएगा तो ये शिफ्ट होके दक्षिण में आएगा, और सूर्य जब उत्तर जाएगा तो ये शिफ्ट होके उत्तर जाएगा। यानी जब ये उत्तर जाएगा तो ये वाली लाइन है इधर की तरफ, विषुवत रेखा की तरफ बढ़ेगी। ये ऐसे शिफ्ट होता है, ऐसे ऐसे। समझ रहे हैं ना बात को? यानी ये कैसे शिफ्ट होगा, तो इसको ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो प्रेशर बेल्ट है यहां वाली, ध्यान से समझिएगा, ये जब हम उत्तर की तरफ ले जा रहे हैं, सूर्य उत्तर जा रहा है, ये शिफ्ट होकर यहां आ गई, तो ये चली गई 40 पर और ये चली गई 30 पर। और सूर्य जब दक्षिण चला आया नीचे, तो ये लाइन आ जाएगी यहां से। यानी ये बेल्ट हमेशा सूर्य के उत्तर और दक्षिण जाने के साथ ये शिफ्ट होते रहती है। यानी ये 35 से 40 तक चली जाएगी। और भारत है कितने पर? 37 पर है। यानी 35 इधर होगा और 40 आगे होगा। भारत तो समाप्त हो जा रहा है उसी में ना। इसका मतलब कि ये वाली जो लाइन है, जिसको हम लोग सब ट्रॉपिकल बोलते हैं, तो सब ट्रॉपिकल तो है ही, तो उष्ण कटिबंध हो गया, उपोष्ण भी सही है, ये है ही। लेकिन अब डिसाइड करना है कि क्या ऐसा है कि उष्ण में भी है, उपोष्ण में भी है, और शीतोष्ण में भी है क्या? है ना। तो शीतोष्ण हम कहां से मानेंगे? शीतोष्ण, क्योंकि शीतोष्ण में अगर होगा, तो शीतोष्ण का मतलब हुआ कि परमानेंट जो शीतोष्ण होता, एनुअली, हमेशा जो टेम्परेट ही रहेगा, वो शीतोष्ण हुआ ना, प्योर। तो प्योर, ध्यान से समझिएगा इस बात को, प्योर शीतोष्ण कौन हुआ? जिसकी विशेषता 6 6 महीने पर बदलती है, वो होगा, या जो साल भर शीतोष्ण होता है। साल भर वर्ष के आधार पर निर्धारित होता है ये सब, है ना। तो साल भर वर्ष भर जो शीतोष्ण हुआ, वो कौन सा होगा? 40 से ऊपर वाला। तो भारत तो छूट जा रहा है ना इधर, भारत तो छूट जा रहा है, क्योंकि 37 डिग्री पर भारत आ गया। समझ गए बात को? 40 का मतलब क्या हुआ? शीतोष्ण कहां से आरंभ हुआ? ये 37 है, ये 23 है, 37 है, तो 40 आगे कहीं होना चाहिए। तो आगे होना चाहिए, तो मान लीजिए यहाँ 40 हुआ, तो उसमें तो भारत आएगा नहीं, आएगा भारत?
कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है? तो खैर अच्छा, ये बातें रिकॉर्ड में तो आएंगी ना? क्यों? सही हो गया? ओके, चलिए, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम टेक्निकल आ गई है, तो यहाँ इस बात को समझे रहिए, ध्यान से समझिए इस बात को, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी थोड़ा सा भी त्रुटि रह जाए कहीं भी। यानी ये जो 30 से लेकर और 40 तक भारत का जो विस्तार होगा, 30 से 40 तक का जो विस्तार होगा, वो एक ऐसी यहां पर संक्रमण वाली स्थिति बनेगी जिसमें वर्ष के कुछ महीने ये प्रभाव रहेगा उपोष्ण का, और वर्ष के कुछ महीने ये प्रभाव रहेगा शीतोष्ण का, है ना? शीतोष्ण का, यानी उपोष्ण और शीतोष्ण दोनों विशेषताएं वर्ष के कुछ महीने में रहेंगी, और विशेषता के आधार पर ही, ध्यान से समझ रहे हैं ना इस बात को, वर्ष के कुछ महीने उपोष्ण और वर्ष के कुछ महीने शीतोष्ण, और इसके बाद ये जो लाइन बन जाएगी 30 से लेकर 23.5 तक, ये वर्ष भर उपोष्ण हुआ ना, और 40 से उत्तर वर्ष भर शीतोष्ण। तो ये उपोष्ण और शीतोष्ण वाली ये जो दशाएं हैं, ये बदलेंगी, और जब बदलेंगी तो प्योर ना ये उपोष्ण होगी और ना प्योर शीतोष्ण होगी, उनकी ट्रांजिशन वाली कंडीशन होगी, समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए जब जिसके प्रभाव में आएंगी तो वैसी यहां पर जलवायु दशाएं भी आती हैं, ऋतुएं भी आती हैं, मौसम भी आएगा इसके अनुसार। अब बात आती है कि हम इसमें शामिल किसमें करेंगे, शामिल किसमें करेंगे? तो कुछ समय ये उपोष्ण, सॉरी, शीतोष्ण में आ जाता है, तो अगर यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है शीतोष्ण, तो हमें परमानेंट नहीं है, लेकिन कुछ समय ये दशाएं आ जाती हैं, तो इसलिए लगाना होगा शीतोष्ण, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। बात समझ रहे हैं ना? यानी भारत का अब कैसे होगा तो ये बताना पड़ेगा आपको, जब आप लिखेंगे तो वहां बताना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? यानी तो यहां पर, यानी उष्ण में तो है कंप्लीट, उपोष्ण में भी कंप्लीट है, लेकिन वर्ष के कुछ समय इसका कुछ हिस्सा, और कितना हिस्सा, तो ये विशेषकर जो जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है, इस हिस्से में यहां पर जो जहां से 30 डिग्री शुरू होती होगी, तो वहां से लेकर आगे वाला जो हिस्सा है, ये इसमें आ जाता है, उपोष्ण में भी और शीतोष्ण। ओके, हाँ, तो प्रेशर बेल्ट के आधार पर तो निर्मित हुआ ही है। कौन सा? हाँ, हाँ, क्या क्या पहले वाला? हाँ, पहले वाला मैं समझ रहा हूँ ना कि किसके आधार पर निर्मित हुआ है, मेखला। हाँ, कौन वाला? ये वाला? नहीं, टेम्परेट जोन में जैसे इसकी प्रभाव उसमें था कि इंसुलेशन के आधार पर या दाब के आधार पर, तो दाब के आधार पर ये बन जा रही है बाउंड्री लाइन, वायु दाब के आधार पर, तो इसलिए वायु दाब वाला सही है। और उसमें था, ऑप्शन में था कि दाब और ताप दोनों के आधार पर, तो उत्तर वाला तो कंफर्म है कि ताप के आधार, ताप नहीं, इंसुलेशन के आधार पर। लेकिन ये वाली जो बाउंड्री लाइन है इधर वाली, ये दाब ही के आधार पर बन रही है ना, दाब ही शिफ्ट होकर इधर आ जाता है, इधर आ जाता है, तो ये दाब सही है, दाब शिफ्ट हो रहा है। शिफ्ट होना एक दूसरी बात हो गई, बनना एक अलग बात हो गई। और बन किसके आधार पर रहा है? उत्तर से दक्षिण की तरफ ये, क्लियर ना? तो आप लोग का भी क्लियर हुआ, नीतू और, हाँ, जितने लोग ऑनलाइन से जुड़े हैं सबका क्लियर हुआ? कोई कमेंट है क्या नीतू का? ओके, क्लियर है ना? ओके, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, और कल अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जैसे लैटिट्यूड्स, और इस पूरे लैटिट्यूड से संबंधित सारी दशाओं को हम लोग ने यहाँ जाना। ओके, अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो पूरा क्लास होगा लॉन्गिट्यूड्स पर, और लॉन्गिट्यूड्स और उससे संबंधित जो जो पक्ष होगा तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, हैव